12 में डिसाइड किया कि राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में चयन करवाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जालोर के बाद महिला साक्षरता में सेकंड निचले पायदान पे थे। जो एक ये था कि महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। फिर हम एग्जाम्पल ऊपर लेवल पे देते हैं, दिल्ली के वगैरह काफ़ी गैप रहता है। मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया से भी ज़्यादा महिलाओं का नेटवर्क जो माउथ पब्लिसिटी का होता है, उसके सामने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया सब फेल है। सामाजिक, राजनीतिक सभी कार्यक्रमों में भागीदारी की जाए। केंद्र राज्य सरकार की जो स्कीम्स चल रही है उसकी बात की जाए और शिक्षा को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गाँव ढाणी तक बढ़ाया जाए। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। ये पंक्तियाँ आज हमने जो आपको बोली है वो एक ऐसी शख्सियत पर सटीक बैठती है जो आज हमारे साथ मौजूद है। कहते हैं ना कि कोई भी परिवार में घटना हो जाती है या कोई भी ऐसी परेशानी हो जाती है जिससे इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन एक ऐसी नारी शक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है जिन्होंने कभी टूटना बिखरना नहीं सीखा। हर सिचुएशन में अपने आप को लड़ना सीखा और इतना ही नहीं, मजबूत बनकर आगे बढ़ना सीखा। हमारे साथ मौजूद है जैसलमेर की पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल जी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम घर की लक्ष्मी बेटी और साधना न्यूज़ में। थैंक यू। अंजना जी, बहुत पढ़ा है आपके बारे में, बहुत जैसलमेर से सुना है हमने। देखिए, आप एक ऐसी नारी शक्ति है, हालांकि आपका जीवन शुरू से संघर्ष में बीता है। शुरुआती दौर में ही आपके जीवन में संघर्ष की बाधाएं बनी रही। आपने आरएएस की परीक्षाओं को भी उत्तीर्ण किया और इतना ही नहीं, 4 अन्य परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बावजूद भी आपने क्यों लोगों के बीच जाना पसंद किया, क्यों लोगों के बारे में सोचा? आखिर उस वक्त क्या चल रहा था आपके दिमाग में कि आपने इन सब परीक्षाओं को साइड रख करके, इतनी अच्छी पोस्ट को साइड रख करके जनता के हित के लिए सोचा? इसके लिए जब 2011 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं लगभग 6 महीने अहमदाबाद में बेड पर रही, तो मुझे यही लगा, क्योंकि उस समय जो एक्सीडेंट था बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। अगर ये कहें कि डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया था कि अगर बच भी जाएगी तो चल नहीं पाएगी। तो जो वो 6 महीने थे उसमें मुझे ये बार बार लगा कि नहीं के बराबर बचने के चांसेस थे, कि अगर ऊपर वाले ने अगर दोबारा ज़िंदगी दी है तो कुछ विशेष करने के लिए दी है, एक चीज़ ही। तो उस समय मैं ये सोचती थी कि कुछ ना कुछ ऐसा करूँ कि अपने परिवार के साथ साथ समाज की सेवा भी हो। तो मैं चाहती तो उस समय अनुकंपा नियुक्ति ले सकती थी, मेरे हस्बैंड की जगह जॉब लग सकती थी। तो उसके बाद उसकी जगह मुझे लगा कि उस समय जब आरएस की वैकेंसी आई और मेरे फादर ने पूछा लगभग 1 साल बाद एक्सीडेंट के कि क्या तुम वापस तैयारी करोगी, तो मतलब मैं रात में सो नहीं पाई। मुझे लगा कि जब मैं फिज़िकली मेंटली फिट नहीं हूँ और मेरे पापा पूछ रहे हैं कि आप आरएस की तैयारी करोगे, तो मुझे लगा ये इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होगा। जो मुझे देखना था कि बच्चों के लिए भी, परिवार के लिए भी करना, साथ में समाज सेवा भी करना, दोनों चीज़ें कि आज इसमें मैं इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। और मैंने फिर 2012 में डिसाइड किया कि राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में चयन करवाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और उसी के तहत ये मैंने तैयारी की। उसके साथ दूसरे भी एग्ज़ाम्स दिए, स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड टीचर, और समय चारों में मेरा सिलेक्शन, 4 गवर्नमेंट जॉब लग गए। और जब 2014 में, क्योंकि 2013 में मेरे पापा यहाँ से एमएलए का चुनाव लड़े थे और मात्र उनको 18 दिन ही मिले थे, वो भी जॉब से वीआरएस लेके आए थे। और यहाँ जैसलमेर घूमने का मौका मिला कैंपेनिंग के दौरान, गांव ढाणी। तो जो स्थितियाँ देखी, जो हम आरएस में पढ़ते थे कि ये महिलाओं के लिए होता है, ये बीपीएल परिवार के लिए होता है, ये किसान के लिए होता है, ये मजदूर के लिए होता है, धरातल पे देखा तो स्थितियाँ बहुत ही विपरीत थी। तो एक मन में ये था कि अगर कभी मौका मिला तो जैसलमेर ज़िले के लिए, इन सब तबके के लिए करने के लिए अवश्य करेंगे। और 2014 में जब जिला प्रमुख पंचायती राज मुख्य जो पोस्ट है वो रिज़र्व हुई, तो मुझे जब पूछा मैंने एक बार में, जब मेरा इंटरव्यू कॉल आरएस का हो रखा था, मुझे लगा इससे अच्छा मौका जैसलमेर के लिए काम करने के लिए नहीं हो सकता। तो मैंने हाँ भर दी और उसके बाद मैंने चुनाव लड़ा। और इस सोशल वर्क के लिए मैं राजनीति को माध्यम मानकर और पब्लिक के बीच में आई। राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत एक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी जो है शुरुआत हुई थी, वो भी चला था, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो मैम वो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम खत्म सा हो गया है। खास करके जैसलमेर में अगर हम बात करें तो सीमांत इलाके, ऐसे भी बहुत सारे इलाके हैं जहां आज भी शिक्षा से लोग वंचित हैं।
बालिकाएं, महिलाएं बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, इसका क्या कारण है? आपको क्या लगता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट था और होना अभी भी चाहिए? हाँ, वास्तव में वो उसकी आवश्यकता थी और इसलिए वो चलाया गया अभियान, और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी आए। और वर्तमान में भी अगर मैं जैसलमेर ज़िले के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, उसकी आवश्यकता है कि जो जैसलमेर जो 38,000 से ज़्यादा वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है ज़िला, और वहाँ दूर दराज गांव ढाणियों में अगर अभी पॉपुलेशन है, जो अपन ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, वहाँ अभी भी कहीं अब नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। और कई जो यानी अगर अपन आज हम कहें कि हमारी जो सरकारें हैं वो महिलाओं बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए कई ऐसे नवाचार कर रही है, जैसे अपन बात करते हैं 1,20,00,000 मोबाइल देने की, तो वो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ बेसिक नॉलेज होगा तब वो उस फ़ोन को यूज़ कर पाएगी, जो दूर दराज महिला बैठी है। तो इसकी कहीं ना कहीं आप देखिए जो भी स्कीम्स चल रही है, आपने मोबाइल दे दिया, अगर व्यक्ति अगर उसके परिवार में कोई ना कोई बेसिक नॉलेज होगा, बेसिक साक्षरता होगी, तब उस चीज़ को वो उपयोग कर पाएगा। यानी अभी भी उसकी आवश्यकता है। अभी भी जैसलमेर की बात करें तो कोई यहाँ पर 80% एजुकेशन नहीं आया है। हम जैसलमेर जो है कि जालोर के बाद महिला साक्षरता में सेकंड निचले पायदान पे थे, जो लास्ट हमारे जो ये साक्षरता दर है उसमें। तो इसकी आवश्यकता है और इसको पुनः इसके लिए एफर्ट्स लगाने चाहिए और ऐसे कार्य योजना बनानी चाहिए ताकि एक जागरूक नागरिक, शिक्षा के साथ साथ एक जागरूक और नागरिक हो सके, वो अपने सब अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके और राष्ट्र के विकास में अपना समर्पित भाव से कार्य कर सकें। आप राज्य महिला आयोग की सदस्य भी हैं और इसका आपने बेड़ा उठाया है, साथ में आप महिलाओं के लिए और आम लोगों के लिए मैम क्या कदम उठाते हैं, कैसे जैसलमेर में इन सबको आगे बढ़ाते हैं? मेरे लिए तो गर्व और खुशी की बात है कि जो आधी आबादी का नेतृत्व करने के लिए मुझे राजस्थान राज्य महिला आयोग की सदस्य बनाया गया, और शायद राजनीति में आना और जैसलमेर ज़िले से राजनीति ज्वाइन करने का एक ये था कि महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। उसके लिए विशेषकर जैसे जैसलमेर ज़िला है, अगर हम एग्ज़ाम्पल ऊपर लेवल के देते हैं दिल्ली के वगैरह, तो वो मुझे लगता है काफ़ी गैप रहता है कि नहीं वहाँ तो पढ़ाते हैं, वहाँ भी अगर दक्षिण भारत के कहते तो वो कहते नहीं वहाँ तो पहले मतलब अपन सब जानते, वहाँ केरल में तो कब 100% साक्षरता आ गई थी। तो एक तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि उन महिलाओं और बालिकाओं के बीच, चाहे सरकारी कार्यक्रम हो, निजी कार्यक्रम हो, उनके बीच जाना, सरकारी योजनाओं के साथ साथ एजुकेशन के क्या इम्पोर्टेंस है कि ये नहीं, कई बार ये होता है कि भाई आप जॉब, हमें नौकरी नहीं करानी है, तो मैं उन्हें ये क्लियर करती हूँ कि कोई महिला को पढ़ना जॉब के लिए ज़रूरी नहीं है। आत्मसम्मान के, परिवार के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए सबसे प्रथम और अंतिम अगर सीढ़ी मानी जाए तो वो शिक्षा है। तो वो उनके बीच जाने का, चाहे जो भी सरकारी कार्यक्रम हो, विशेषकर महिलाओं को, और उसमें मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है, जो पंचायती राज है जहाँ 33% महिलाओं का आरक्षण है, उसके बावजूद भी उनको उस प्लेटफॉर्म पर नहीं लाया जाता और प्रतिनिधि आते हैं। तो मेरे सबसे पहले तो वही चैलेंज होता है कि भाई कैसे उनको वही खुद जो महिला, चाहे वो वार्ड पंच है, सरपंच है, प्रधान है, प्रमुख है, वो खुद आए और अपने पद पर, ताकि वो पब्लिक में एक मैसेज जाए उसका भी कि हाँ ये सरपंच साहिबा अगर आके चेयर पे बैठ सकती है, अपनी बात रख सकती है, अपने मुद्दे रख सकती है, तो हम क्यों नहीं, एक पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ती है। तो इसी तरह दूसरे जो भी स्कीम्स है, सेंट्रल स्टेट की जो भी स्कीम्स है जो महिलाओं के लिए, वो महिलाओं को नहीं पता तो वो मैं उनको बताती हूँ। चाहे मैं नरेगा श्रमिकों के बीच में जाती हूँ तो उनको बताती हूँ कि महिलाओं के लिए ये स्कीम्स है, क्योंकि हमारे जैसलमेर ज़िले में अगर ये कहीं विडम्बना है कि स्कीम ख़त्म होने के बाद पता चलता था, एक समय ऐसा भी था। तो ये चैलेंज, क्योंकि महिलाएं, मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया से भी ज़्यादा महिलाओं का नेटवर्क जो माउथ पब्लिसिटी का होता है, उसके सामने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया सब फेल है। तो वो माउथ पब्लिसिटी, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जाती हूँ नरेगा श्रमिक में कि ये स्कीम चल रही है, विधवाओं की पेंशन की, वृद्धों की पेंशन की, या मतलब और जो अगर पालनहार योजना है या स्कॉलरशिप है, आप श्रमिक कार्ड बनाओ, आप मजदूरी कर रहे हो तो आपके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, आपकी बच्ची के लिए 55,000 रुपये जो आपकी शादी के बाद मिलेंगे। अगर मतलब महिलाएं बहुत अच्छा माध्यम है उन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के साथ साथ प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये प्रयास रहता है कि खुद की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ साथ उन महिलाओं की, उन सामाजिक, उन राजनीतिक सभी कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। केंद्र राज्य सरकार की जो स्कीम्स चल रही है उसकी बात की जाए, और शिक्षा को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गांव ढाणी तक बढ़ाया जाए।
मैम 12वीं की पढ़ाई के बाद में 1996 में कम उम्र में ही आपकी शादी करवा दी गई थी, और ऐसे में हम देखते हैं अगर कोई और नारी होती है तो शादी के बाद में पढ़ाई की इतनी ललक नहीं रखती है, लेकिन आपने जारी रखा। वो दौर आपने बहुत मुश्किलों से झेला, आपको बहुत सारी परेशानियां भी आई। कैसा रहा वो दौर? आपने क्या एक बार ये सोचा कि नहीं, मैं कैसे पढ़ाई को कंटिन्यू रखूँगी, कैसे अपने माइंड को सेट करूँगी, कैसे परिवार चलाऊँगी और कैसे अपने आप को सशक्त बनाऊँगी? मेरी 8th में एंगेजमेंट हो गई थी। उसका कारण ये था कि जब मैं पढ़ रही थी, लगभग अब 35 साल पुरानी बात कर रही हूँ, 30-35 साल पुरानी, तो उस समय ये था कि अगर आप बच्ची को तो पढ़ा दोगे, लड़का कहाँ से लेके आओगे। हमारे समाज में उस समय लड़कियों को नहीं के बराबर पढ़ाते थे, और लड़के भी कोई गिनती की पढ़ाई उस समय थी। तो उस समय जब 8th में एंगेजमेंट कर ली, फिर क्योंकि काफ़ी गैप 5 साल हो गए थे, उसके बाद 12th करते ही शादी हो गई। तो उस समय एक ही मन में था कि कुछ करूं नहीं करूं, एजुकेशन कंप्लीट करनी है। तो अगर मैं ये कहूँगी कि मेरी शादी के बाद, तो उस समय बात तो होती नहीं थी, मोबाइल वगैरह वाला सिस्टम नहीं था। तो जो मैंने शुरुआत की मेरी शादी के बाद, पहली बार मेरे हस्बैंड से मैंने एक डिमांड की कि मुझे एक चीज़ ही चाहिए, आप भले कुछ भी, मुझे प्रॉपर्टी गहने वहने कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे पढ़ाई करवा देना। तो उन्होंने, भाई अगर मैं कहूँ कि उन्होंने मेरी पढ़ाई कंटिन्यू करने में अगर पूरा सपोर्ट रखा या मोटिवेट किया, कभी भी मैं नर्वस हुई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो मेरा 1 साल में मेरा जब बड़ा बेटा हो गया, मैं फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे चुकी थी, तो सेकंड ईयर में वगैरह जो, क्योंकि जब मैं गांव में जाती तो क्या हमें तू मत पढ़े, हमें थारे बच्चों ने पढ़ाए, तो वो बड़ा यूँ लगता है। फिर मैंने बोलते नहीं, अब बच्चा छोटा है तो भी मुझे मेरे मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। और जब फाइनल ईयर में थी तब भी प्रेगनेंसी टाइम था, हेल्थ इशू भी था, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, और पूरा ससुराल वालों और पियर वालों का पूरा सपोर्ट रहा कि नहीं भाई इसकी इच्छा है, तो वो खड़े रहते थे, मतलब एक सेकंड्स मोटिवेट करने के लिए, हेल्थ इशू को लेके या जहाँ भी मुझे ज़रूरत होती कि और मैंने अपना ग्रेजुएशन उन परिस्थितियों में कंप्लीट किया। फिर मैंने रुक के, क्योंकि बच्चे छोटे थे, तो बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया पॉलिटिकल और हिस्ट्री में। और उस समय मतलब वो टाइम बहुत यूँ था कि आपको ससुराल की, बच्चे आपके छोटे हैं, उसकी जिम्मेदारी निभाते हुए सामाजिक सारी जिम्मेदारियां निभाना, क्योंकि महिलाओं को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, उसमें डिस्काउंट वगैरह छूट नहीं मिलती है, वो निभाते हुए मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। मैम 2011 में आपके पति का देहांत हो गया, उसके बाद में भी आपकी सारी खुशियाँ छिन गई। वो एक वक्त आपके लिए इस दुनिया का सबसे कह सकते हैं कि बहुत बुरा वक्त था। अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ कभी ज़िंदगी में ऐसा भी वक्त आएगा, ऐसा भी दौर आएगा। बावजूद उसके आपने कैसे अपने परिवार का ख्याल रखा, अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट किया, कैसे आगे बढ़े आप, कैसे अपने आप को उस समय जब आप गिर गए थे पूरी तरीके से, फिर कैसे उठाया आपने? उस समय एक्सीडेंट के टाइम हम दोनों साथ में थे। जब एक्सीडेंट हुआ तो 1% भी खुद की चिंता नहीं, मेरे कम से कम 40 से फ्रैक्चर्स थे। मुझे ये लगता कि मैं इनको दिल्ली ले जाओ, ये ले जाओ, हाथों हाथ एयर एम्बुलेंस में ले गए, काफ़ी कोशिश की, लेकिन लिखा हुआ कुछ और ही था। उसके बाद मुझे एक ही चीज़ लगी कि मतलब मेरे बच्चों का क्या कसूर है। बाकी तो अगर ये कहें कि 0% जीने की इच्छा बच गई थी, लेकिन मुझे बस ये लगता कि अपन अपने परिवार बढ़ाते हैं, बनाते हैं, उन बच्चों की कोई गलती नहीं है। और मैं अगर जिम्मेदारी से भागती हूँ तो शायद ये उनकी आत्मा को भी शायद शांति नहीं देगा। तो उसके बाद मैंने, अगर मैं कहूँगी अगर मैं वापस हूँ तो अपने बच्चों के लिए हूँ, और उस समय अगर वो नहीं ताकत होती तो मैं वापस शायद रिकवर भी नहीं होती कि मुझे मेरे बच्चों के लिए सही होना है। जो उनके पापा चाहते थे कि चाहे उनको एजुकेशन दिलाना हो या जैसी अच्छी लाइफस्टाइल उनको देनी हो, वो मैं उनको कभी कमी महसूस नहीं होने दूँ। कोशिश की, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद बहुत ही अच्छे अधिकारी रहे थे, सोशल वर्कर रहे थे, डाउन टू अर्थ एक व्यक्ति थे। उनका खुद का जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग रही, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, बहुत कम ऐसे अधिकारी होते हैं जो, अगर मैं कहूँ कि जिनका पब्लिक में इतनी अच्छी पहचान या आज भी याद करते हैं। अगर जैसलमेर में उनके नाम का एक पार्क है, अगर बाड़मेर की बात करें एक कॉलोनी उनके नाम है, एक ट्रस्ट उनके नाम बाड़मेर में बना हुआ है, एक लाइब्रेरी उनके नाम है, बालोतरा में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा हुआ है, और जिसमें हमारे परिवार की कोई भूमिका नहीं है। मतलब आज मैं उनके पीछे, तो मुझे हमेशा लगता था कि जो वो कुछ अधूरा सफ़र छोड़ के गए हैं उनका नाम मुझे करना है,
कि जिन मतलब कुछ चीज़ें वो मन में लेके चले गए हैं समाज के लिए, देश के लिए, वो मुझे वो पूरे करने हैं शायद उनको। और मैंने कोशिश भी की कि मैं उनका कभी नाम हमेशा रहे जब तक मैं हूँ उनके साथ, मतलब किसी कामों के माध्यम से वगैरह। और जैसा जब मैंने जॉब में जाने का निर्णय किया तब भी ये मैंने सोचा, ऐसा नहीं लगे कि वो जाने के बाद कि ये परिवार कहाँ गया। चाहे मैंने सरकारी नौकरियों में चयन होना, राजनीति में जाना हो, और उसमें हमेशा मैंने रहा, क्योंकि मैं खुद ये सोचती थी कि न्यूज़पेपर में पढ़ते थे फलां नेता ने ये किया वो किया, ये मतलब तो कि मैं सोचती थी कि अगर मैं आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद भी कि कम से कम इनका नाम खराब नहीं हो, कि जो भी पॉलिटिक्स में ऐसे काम करूँ कि इनका नाम पहले दिन से ये डर था कि ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं, क्योंकि दिमाग में ये था कि हमने जो न्यूज़ अपन टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो मुझे वो डर था कि पॉलिटिक्स में आने के बाद ऐसा नहीं हो कि भाई स्वर्गीय तेनीराम जी की वाइफ हैं और उन्होंने ये किया, ये इस पद पे है। तो मैं तो कहूँगी उनका ये आशीर्वाद है कि जो 5 साल मेरा जिला प्रमुख का कार्यकाल रहा, वो भी मुझे कभी भी ऐसा ना उनका, ना मेरे परिवार का, ना पार्टी का नाम मुझे कहीं ऐसा भाई किसी को, हमारे कार्यकर्ता को, पार्टी को, हमारे परिवार को कहीं शर्मिंदा होना पड़े। और उन्हीं के सपने को पूरा करने के लिए अभी भी जो एक सफ़र जारी है, और मुझे पूरा विश्वास है वो कहीं ना कहीं फिज़िकली नहीं मेरे साथ हैं। जब भी मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे लगता है उन्हीं का आशीर्वाद है, या उनका मार्गदर्शन कहें, आशीर्वाद कहें, उनके जो उन लोगों के लिए उन्होंने काम किया, उनकी दुआएं कहें, वो सब शक्ति प्रदान करती है काम करने की। बिल्कुल, तो आपका कहने का मतलब यही है, और कहीं ना कहीं आज इनका प्यार विश्वास जो है वो आपको इतना आगे लेकर गया है, वो आपको ना होकर भी शक्तियाँ देते हैं। हाँ बिल्कुल। मैम, आपने अभी थोड़ी देर पहले राजनीति से रिलेटेड बात कही कि मेरा राजनीति में आने का मुख्य कारण भी यही रहा, तो मुख्य कारण क्या रहा राजनीति में आने का? आपने क्यों सोचा? क्योंकि आप तो एक अच्छे पद पर भी थे और आपने अच्छी पढ़ाई भी की है, ऐसा नहीं आरएएस की परीक्षा दी है, 4 अन्य और परीक्षाएं दी है, फिर भी आपने जनता के साथ जुड़े, लेकिन राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या रहा? राजनीति में आने का मुख्य कारण ये रहा कि हमारे घर से सब गवर्नमेंट जॉब में हैं। मेरे फादर मतलब गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी पॉलिटिक्स या सोशल वर्क करते थे। मेरे हस्बैंड भी हमेशा सोशल वर्क करते थे, मतलब पॉलिटिक्स के लिए नहीं, मतलब जो भी लोग आया हमेशा उन्होंने, मैंने जैसे बताया कि उनके, तो मेरे फादर को भी कई बार ट्रांसफ़र्स का सामना करना पड़ा, मेरे हस्बैंड को भी, कि नहीं भी एक्टिव, मतलब ये नहीं कि भी आप अधिकारी हो तो एक लिमिटेशन हो जाती है। कई बार इतने अच्छे काम करने के बाद भी 12 महीने में ट्रांसफ़र्स हो जाती, कोई आपकी कार्यशैली पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, आपके कोई मतलब किसी मतलब कोई आपके डॉक्यूमेंट्स में वगैरह किसी चीज़ पे प्रश्न चिन्ह नहीं होने के बावजूद भी कि एक पॉलिटिक्स के कारण उनको वहाँ जगह बार बार ट्रांसफ़र्स होना, या एक इनसिक्योर, मैंने देखा लोगों की एक लिमिटेशन हो जाती है अधिकारी की, सरकारी अधिकारी की, नज़दीक से देखा, वो करता है कि आपको वहाँ से हटा दिया तो फिर आप कैसे करोगे। तो वो चीज़ फील हुई कि पॉलिटिक्स में आने के लिए, जैसे मेरे फादर जैसलमेर से जनरल सीट से लड़े, तो उनका एक सेंटेंस कि मैं अगर दूसरी जगह से लड़ूंगा तो मैं जैसलमेर में जब जॉब में रहा तब भी मैं जैसलमेर, मेरे ट्रांसफ़र्स हो जाती थी, अब मैं जॉब छोड़ के चीफ इंजीनियर की पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ ताकि मैं जैसलमेर जिले के लिए कुछ कर सकूँ। तो मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अपन सेवाओं में होते हैं, सरकारी नौकरियों, वहाँ अपनी लिमिटेशंस होती है। अगर आप सोशल वर्क करना चाहते हो, लोगों के लिए काम करना चाह रहे हो, लेकिन पॉलिटिक्स से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं होगा। जितना मेरा अनुभव था, जो चीज़ें हमने फेस की, तो मुझे लगा जब मुझे सोशल वर्क करना है, जब आरएस से बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है पॉलिटिक्स का, तो ऑफ कोर्स मुझे यही चूज़ करना था। कई जनों ने कहा कि भाई आप 60 में रिटायर होंगे, इसमें 5 साल में रिटायर होंगे, तो लेकिन मुझे उस समय भी ये था कि जो हम अधिकारी रहते हुए मैं 60 साल में काम नहीं कर पाऊँगी, वो मुझे पूरा विश्वास 5 साल के कार्यकाल में ही कर लूँगी। और हुआ भी, मतलब लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए जैसलमेर के विकास के लिए, चाहे किसान, मजदूर, महिला, जो नीडी लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, गांव ढाणी के विकास के लिए, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता था। जो 5 साल में जो चीज़ें मिली है, और यही रीज़न था कि आप वो जॉब को छोड़ के, कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इनडायरेक्टली सोशल वर्क करने के लिए।